welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, just kidding, होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? ये sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Okay, we are back with reacting to Shan's video and we are doing Border to review a shameless mockery of the Indian Army because we just did something war किया हमने इसके पहले. It was very similar to that और काफ़ी I had got recommendations. I don't know काफ़ी तो नहीं थे एक दो थे but there were recommendations and I had put this to watch later, so let me just do this one. Mm, okay, I am not sure what to expect or what to say because I haven't been able to watch the movie yet. मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैंने नहीं देखी है मूवी. अगर नेक्स्ट वीक तक रह रही है, नहीं नेक्स्ट वीक तक, then I definitely would love to watch the movie and give you my own review, but वो vlog में आएगा of course. But for now let's go, let's get it, watch this. उम्मीद है जाएगा रहेगा. We'll learn something new in this video as well. Okay, playing. फौजी के मुंह से बॉर्डर टू का रिव्यू सुना है तो सुनो, मजा नहीं आया डायरेक्टर साहब. ऐसा लग रहा है कि एयरफोर्स नेवी इतनी लाचार है. इंडियन आर्मी में कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं. हमारे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है. वहीं पाकिस्तान की आर्मी हर एक फ्रंट पे 10-10, 15-15 टैंक लेके आ रही है. भाई 1971 वॉर इंडिया ने जीता हुआ है. 93,000 सिपाहियों का सरेंडर हुआ था. बांग्लादेश सेपरेट कर दिया हमने, और आप ऐसा दिखा रहे हो कि पाकिस्तान की फौज इंडियन फौज पे हावी हो रखी है. पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज काम करते दिख रही है, और हमारे फौजी या तो ऊपर वाली की पूजा कर रहे हैं, नहीं तो डायलॉगबाजी कर. पूरी पिक्चर में इंडियन आर्मी की रिप्रेजेंटेशन शर्मनाक तरीके Just से like की है. war. इनके हिसाब से हमारे सोल्जर्स Two. को स्पेशल अवेयरनेस नहीं है. कोई भी बिना हेलमेट के बैटलफील्ड में घूम रहा है, अपनी ही बिछाई हुई लैंडमाइन में चले जा रहा है. नेवल इंजीनियर्स को सोनार फिक्स नहीं करना आता. दुर्गा माँ की फोटो चिपकाई तो दुर्गा माँ ने ठीक किया उसको. फिल्म के अंदर मुंह फाड़ के पाकिस्तानी कहीं भी अटैक कर दे रहे हैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, लेकिन हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है. जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनका खाना बनाने के लिए तेल नहीं यूज कर रहे, दिए में डालने के लिए तेल यूज कर रहे हैं. मतलब वॉर फील्ड पे हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं दिखाई जा रही सोल्जर्स की, ये दिखाया जा रहा है कि सूखी रोटियां खा के भी लड़ रहे हैं. देखो, इज दिस हाउ यू रिप्रेजेंट इन अ फिल्म इंडियन आर्मी सोल्जर्स? हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मैंने बोला था ना अपने बॉर्डर 2 के टीजर और I think all spy universe films, but not just War 2. इस फिल्म में इनकंसिस्टेंसी नहीं है. इनकंसिस्टेंसीज में ये फिल्म है. इस फिल्म की कहानी में इनएक्यूरेसी नहीं है. इनएक्यूरेसी में इस फिल्म की कहानी है. इस फिल्म में माइंड नंबिंग बेवकूफियां नहीं है. माइंड नंबिंग बेवकूफियों में ये फिल्म है. ये फिल्म हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्पिटेंसी ऑन द बैटलफील्ड इतना भद्दा मजाक बनाती है ना कि चप्पल छाप पाकिस्तानी आर्मी अगर बॉर्डर 2 देख लेना तो हंस हंस के मर जाए. और ये सब मैं तुम्हारे को जब डिटेल में इस रिव्यू में बताऊंगा ना, तुम भी हंस हंस के मर जाओगे. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ना ही इस फिल्म की कोई फाइनलाइज स्क्रिप्ट थी और ना ही कोई फाइनलाइज स्क्रीन प्ले. ना ही इन्होंने कोई एफर्ट किया वॉर की बेसिक टेक्निकलिटीज जानने में. ना ही इन्होंने कोई भी रिसर्च करने में एफर्ट डाला वेपन्स के बारे में. और कैसे 1997 में आई बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 से खाली अच्छी ही नहीं है, बल्कि राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस, वॉर टेक्निकलिटीज और भी बहुत सारी प्रोडक्शन I have definitely seen that, yes, of अहेड course. है. इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू हर एस्पेक्ट में इतनी ज्यादा खराब है कि इस चीज पे से ध्यान हटाने के लिए इस फिल्म को सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा है वाया एन नंबर ऑफ काउंटलेस पेड रिव्यूज, ये बोल कर कि ये फिल्म नहीं है, ये इमोशन है. जबकि आयरनी देखो, बॉर्डर 1 आइकॉनिक और इमोशनल क्यों बन गई थी? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन वैल्यू उस टाइम भी टॉप नॉच थी. इन पॉकेट मारों की सारी चोरियां मैं तुम्हें इन डिटेल बताता हूं. ये वीडियो होने वाली है लंबी, तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली से. That bad. I have heard definitely बहुत खराब reviews ही सुने हैं मैंने. तो सबसे But as a Border 1 वॉर fan, I की wanted to watch सबसे it. इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है वॉर की टेक्निकलिटीज और एक्चुअल वॉर के रियलिज्म को रेप्लिकेट करना पर्दे पर. और इसी के थ्रू आप दिखाते हैं द कॉम्पिटेंसी, द प्रोवेस, द इंटेलिजेंस ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस. लेकिन बॉर्डर 2 के मेकर्स ने रियलिज्म और टेक्निकलिटीज पे ध्यान देने की बात तो बहुत दूर की हो गई. इन्होंने सनी देओल से ऑरा चुदवाने के चक्कर में बैटलफील्ड पे सोल्जर्स की बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं समझी. मैं एग्जांपल्स देता हूं तुम्हें. फिल्म की शुरुआत में ही सनी देओल और उनकी प्लाटून की मुठभेड़ चल रही होती है कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स से, जो बॉर्डर के इस पार यानी कि इंडिया आ जाते हैं सिविलियन ड्रेसेस में. फिर ये पाकिस्तानी घुसपैठिया
अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इनको लगता है कि अगर हम उस तरफ टाप जाएंगे अपने देश में तो बच जाएंगे। अब सुनो क्या करता है सनी देओल। ये रहा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ये भागे भागे आ रहे हैं पाकिस्तानी, इनका पीछा करते हुए आ रहे हैं सनी देओल भाई साहब। अब बॉर्डर के इस तरफ जहां ये सारे भाग रहे हैं पाकिस्तानी और उनको फॉलो कर रहे हैं सनी देओल, वहां पे 50-100 मीटर के दायरे में, रेडियस में बिछी हुई है लैंड माइंस। अब ये तो लाजमी सी और कॉमन सेंस की बात है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं उन्हें ये बात पता नहीं है कि इंडिया वाली बॉर्डर की तरफ लैंड माइन फील्ड है। लेकिन सनी देओल के कैरेक्टर को जो स्पेसिफिक उस बॉर्डर लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है उसे तो पता होना चाहिए कि हमारी तरफ लैंड माइंस बिछी हुई है ना भाई, वो भी उनके पीछे पीछे लैंड माइन के अंदर चला जाता है। वो बॉर्डर के अपनी तरफ बनी हुई लैंड माइन फील्ड में एंटर करने से पहले रुक सकता है। लैंड माइन फील्ड एंटर करने से पहले रुक के गोली मार सकता है उनको, इतने डिस्टेंस पे है वो, या फिर उनको भागने दे सकता है कि लैंड माइन पे पैर रख के तो मरे ही जाएंगे। लेकिन नहीं, ये आंड भारी करके अपनी तरफ की लैंड माइन फील्ड में जो खुद के देश ने बिछाई हुई है उसमें घुस गया भाई। और लैंड माइन फील्ड एंटर करते ही फटका ड्रैगन फ्रूट, जैसे कि पता ही नहीं था अबे तेरा खुद का बॉर्डर है, ये तेरी प्लेटून इसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर भाई साहब अपनी ही बिछाई हुई लैंड माइन के ऊपर रख देते हैं पैर, और फिर बचता कैसे है वो सुनो। एक पैर लैंड माइन पे है, फटा तो अगरबत्ती का पैकेट हो जाएगा, और सामने गुद्दी थाम रखी है पाकिस्तानी की, उसकी दे दनादन कुटाई चल रही है। तो भाई साहब अपने आप को लैंड माइन से बचाने के लिए पाकिस्तानी को उठाते हैं और अपना पैर लैंड माइन से स्लाइड करके उसको हवा में उड़ा के उसके ऊपर रख के धूम देने से धमाका बच गए सनी पाजी। सनी पाजी लैंड माइन के रिएक्शन टाइम से तेज है, और जब लैंड माइन पैर के नीचे फट जाए ना तो चिथड़े हो जाते हैं। लेकिन है सनी पाजी के थोड़ी होंगे, वो तो ऐसे करके उठे धूल झाड़ी और बोला है ये तो अनार बमी है यार। और सुनो, लैंड माइन फटने के बाद पाकिस्तानियों को लैंड माइन फील्ड में मारने के बाद तुम्हें लगेगा ये खड़े होंगे, बच गए, वापस जाएंगे। लेकिन भाई साहब लैंड माइन फील्ड में और पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं और चोदने के लिए। आगे और भी लैंड माइन बिछी हो सकती है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात और, चलो गलती से लैंड माइन फील्ड में तू चल के आ तो गया और अभी चोद लिया, अब तू वापस कैसे जाएगा? है तो तू अभी भी लैंड माइन फील्ड में ही। अबे तू थोड़ा सा नेगेटिविटी मत करो, ये तो इमोशन है, लॉजिक मत ढूंढो। ये सीन लिखने के लिए किस दर्जे का चूतिया होना पड़ेगा पहले तो मुझे वो बताओ, और साथ ही ये भी बताओ कि क्या मतलब है इसका। तुम्हारे को ये लगता है कि हमारे सोल्जर्स में इतनी भी बेसिक कॉमन सेंस नहीं है? प्रिसीजन और आई टू डिटेल तो बहुत दूर की बात हो गई, एक इतना वाहियात कंटिन्यूटी इशू तुम्हारे को बताता हूँ, शर्म आ जाएगी सुन। सनी देओल जब लैंड माइन पे पैर रखता है तो उसके बूट का, उसके पैर का क्लोजअप लगता है। पैर रखा, कोई और बूट था, दूसरा शॉट लगता है, लिटरली 2 सेकंड के बाद दूसरा शॉट लगता है, बूट चेंज। सनी पाजी है, बीच में चेंज कर लिया होगा, लैंड माइन को बोल दिया होगा अरे रुक जा तू यार, मैं जरा नया वाला बूट ट्राई कर लूं, फिर फट जाइए। वाइड शॉट्स में सनी देओल को चलते हुए देखना, 70 साल की उम्र में ठीक से चला नहीं जा रहा, उनसे तुम्हारे को उनकी चाल में डिफेक्ट दिख जाएगा। लेकिन फिल्म में दिखा रहे हैं कि वो भागे जा रहा है 35 साल के ठाडे जवान की तरह, पार्कोर कर रहा है, तोड़ रहा है, भैंचो मार रहा है हर किसी को। वो सारे के सारे शॉट्स विजिबली 95% ऑफ द टाइम्स बॉडी डबल ने करे हुए हैं। पूरी पिक्चर विजिबली की लाल लंगोटी बना घुमा है भाई। बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है, आर्टिलरी प्रूफ है, श्रैपनल प्रूफ है, और तो और टैंक प्रूफ है भाई। एक गोली नहीं लगी, एक खरोंच नहीं आई सनी देओल को पूरी 3.25 घंटे लंबी पिक्चर में। 3.25 से 4 टैंक उड़ा देता है भाई, कैसे ठा 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 ठा, और क्या ऐसे ही तो होता है, ताना लगाया, फटाक देने से फटाक फट गया टैंक। जब सनी देओल टैंकों के साथ कंचे खेल रहा है ट्रेंचेस में, तो वो और टैंक ही है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उनको आने के लिए, क्योंकि इन दोनों में तो वॉर है, बाकी सब इधर उधर लड़ रहे होंगे। यूटिलिटी वेस्ट, यूटिलिटी बेल्ट और बॉडी आर्मर का तो नाम ही नहीं सुना सनी पाजी के कैरेक्टर ने इस फिल्म में। राइफल और हैंडगन से तड़ातड़ गोलियां चला रहा है सनी देओल, लेकिन रीलोड करने के लिए मैगजीन कहां रख रहा है? जेब में रखी होगी सनी पाजी ने। सनी देओल का सीनियर एक शॉट में उसको स्ट्रेटेजी रूम में एक स्ट्रेटेजी समझा रहा होता है। वो सनी देओल के कैरेक्टर को समझा रहा है कि दुश्मन ईस्ट से आ सकता है, वेस्ट से आ सकता है, लेकिन है सनी पाजी थोड़ी सुनेंगे अपने सीनियर की। सनी देओल बोलता है जहां मर्जी से आए, ईस्ट से या वेस्ट से, फैसला होगा यहां पर। वॉर रूम में बैठ के स्ट्रेटजी डिस्कस करते हुए ये बकचोदी का कोई भी मतलब बना? सनी देओल के सिर्फ क्लोजअप है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 मीटर जहां पे भागने की जरूरत हो उन शॉट्स में ये भागा है, और ज्यादा से ज्यादा हर जगह बेफजूल चीखा है। हर नेक्स्ट शॉट जो इस फिल्म में आप देखोगे वो बेवकूफी के बार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। पाकिस्तानियों के पास एक सिग्नल हिल होती है, वहां पे उन्होंने मेकशिफ्ट सी एक हट बना रखी होती है, जहां पे उन्होंने अपना बंदा बिठा रखा होता है कि जैसे ही तेरे को हिंदुस्तानी दिखे तो हमारे को फटाफट से सिग्नल कर दियो। सनी पाजी कहते हैं कि मैं सिग्नल जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे ही वो अपना कम्युनिकेटर उठाएगा हमारा एक बंदा उसको स्नाइपर से स्नाइप कर देगा। अभी तक तो समझ आ रही है ये स्ट्रेटेजी, लेकिन अब सुनो ये राजमा चावल के ऊपर केचप डाल के कैसे खाता है। लड़ाई शुरू होती है, ये अपनी जीप में बैठता है और किसी का पीछा करते करते पाकिस्तानी का सिग्नल हिल तक पहुंच जाता है, उसको तोड़ भी देता है। वहां जो कॉम्स वाला आदमी बैठा होता है पाकिस्तानी, उसको मार भी देता है। अब गोल क्या था कि उस सिग्नल हट से पाकिस्तानियों को सिग्नल नहीं जाना चाहिए। तो ये पपीते का बीज क्या करता है, वहां पे जो कॉम्स वाला पाकिस्तानी बैठा होता है उसको मारता है, खुद कम्युनिकेटर उठाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से कॉल आ रहा होता है, उसके बाद उठा के उनको खुद बता देता है कि हम आ गए हैं, और दोनों
दोनों तरफ से डायलॉग चुद रहे हैं, सनी बाजी बोल रहे हैं भैया इतने वो हो जाएंगे, वो कह रहा है इतने वो हो जाएंगे। अबे ये बताओ, गोल तो ये था ना कि पाकिस्तानियों को पता नहीं लगना चाहिए था कि सिग्नल हिल को कब्जा लिया है या हिंदुस्तानी आसपास आ गए हैं सिग्नल हिल के। तूने खुद बता दिया उनको। और इसी इंटेलिजेंट वार्तालाप में सनी देओल को एक रैंडम पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट बोलता है कि हमने तेरा बेटा मार दिया। उसके बेटे का नाम भी पता है इसको, और उसको ये भी पता है कि वो इसी से बात कर रहा है, सनी देओल से इस तरफ। बाय गॉड यार, अभी तो शुरुआत है, अभी सुनते जाओ। फिल्म के आखिरी में पूरी की पूरी लड़ाई अपने हाथ पैरों से लड़ने के बाद, टैंकों को उड़ाने के बाद, आदमियों को पाकिस्तानियों को काटने के बाद, सनी देओल भाई साहब ऐसे सैल्यूट मारते हैं, हाथ बिल्कुल क्लीन, मुंह बिल्कुल क्लीन, एकदम चिट्टी साफ यूनिफॉर्म। बॉर्डर 1 में रियलिज्म इतना प्रिसाइज दिखाया था कि जंग के बाद इन सब के मुंह काले हो रखे थे, फटे हुए थे कपड़े। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने वेपन्स में क्या झोला किया है, इन्होंने पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी कि किस आर्मी ने कौन से वेपन्स यूज करे थे। पूरी की पूरी पिक्चर में आपको पाकिस्तानी आर्मी के पास दिखेंगी क्या, AK-47, लेकिन पाकिस्तानियों ने 71 के वॉर में कौन सी राइफल्स प्राइमरीली ओवर 90% यूज करी थी वॉर में, हेकलर एंड कॉच की G3 यहां लगा देता हूं। 70s में AK-47 यूएस मिलिट्री में भी रेयरिटी थी, उनको भी ठीक से पता नहीं था उसके बारे में, रशिया ने इतना वेल केप्ट सीक्रेट रखा था इसको। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रिव्यू तो पैसे देके ही कराने हैं, तो हर कोई आंखें बंद कर लेगा। बॉर्डर 1 अगर तुमने देखी है तो तुम्हारे को एक चीज याद होगी, जब भी इंडियन सोल्जर्स फायर करते थे तो हर शॉट के बाद मोस्टली वो गन को कॉक करते थे, और ये जो इंडियन आर्मी के पास राइफल्स थी 71 में, उनका नाम था FN फॉल। अब ये थी तो फुली ऑटोमेटिक, लेकिन जेपी दत्ता साहब ने फिल्म में रियलिज्म ऐड करने के लिए, एंड माइंड यू दिस इज 1997, असली राइफल्स में ब्लैंक राउंड्स डलवा के चलवाए थे, इसीलिए उनको कॉक करना पड़ रहा था। अगर वो लाइव राउंड्स होते तो गैस चेंबर अपने आप स्प्लिट करके आगे निकाल देता है गोली को और शेल गिरा देता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक ब्लैंक राउंड डाल के चलाओ तो आपको कॉक करके मैनुअली निकालना पड़ता है। इसलिए बॉर्डर 1 में हर कोई इंडियन आर्मी सोल्जर शॉट लेने के बाद कॉक करता था। लेकिन बॉर्डर 2 में रियलिज्म तो दूर की बात हो गई, नकली बंदूक है, नकली गन, उसके आगे से जो निकल रहा है तेरा फ्लेम निकल रहा है बुलेट छूटने के बाद, वो भी नकली है। कितने सारे शॉट्स में तो CGI करी हुई है बंदूकें। एक शॉट में पाकिस्तानी टैंक ना राउंड ऑफ कर लेता है किसको, सनी देओल को, और ना बैरल ले आता है, कैनन ले आता है उसके मुंह के पास। अब सोचो यहाँ पे इन्होंने बेवकूफी की हद कैसे पार करी हो। सनी देओल ऐसे है और कैनन ऐसे है, ठीक है, स्लांट है सनी देओल की तरफ। वहां से टैंक के ऊपर बैठा पाकिस्तानी बोलता है अपने ऑपरेटर को, डाल भाई गोला, दाग इसके ऊपर। सनी देओल ये सुनते हैं, ग्रेनेड निकालता है सनी देओल, ऐसे है वो, और ना बैरल के अंदर नीचे से ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है। अबे चूतियों, अगर वो नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो बैरल से तो वापस ग्रेनेड आके उसके मुंह पे ही फटना चाहिए। बॉर्डर 1 में जो माँ का टेंपल था वो कितनी इंटेलिजेंटली वो लॉजिक के परे नहीं था। बॉर्डर 2 में इन्होंने यही वाली फील चुराने की कोशिश करी बॉर्डर 1 में से, लेकिन देखो हगा कैसे। फुल ब्लोन वॉर चल रहा है और मंदिर के बाहर दिया जल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लाटून का बावर्ची भागा भागा आता है, सनी देओल को बोलता है कि हमारे सोल्जर्स के पास खाना कम पड़ जाएगा, मेरे पास तेल नहीं है। ये भाई दिए में तेल डालने के लिए मेरे से सारा तेल ले जाता है। फिर सनी देओल इस दिया जलाने वाले को, जो तेल ले गया दिया जलाने के लिए, इसको बोलता है कि भैया क्या खाएंगे, पूरा का पूरा वॉर हमारे सर के ऊपर आ रहा है, उसको तेल चाहिए खाना बनाने के लिए। सामने से वो दिया जलाने वाला डायलॉग चोदने लग जाता है इमोशनल। उसको देख के बावर्ची, उसको सुन के बावर्ची पता क्या था, क्या हो गया, 2 दिन बिना तेल वाली, बिना घी वाली रोटी खा लेंगे, तो सारा का सारा जो तेल है ना, जो हमारे सोल्जर्स के लिए खाना पेट में जाकर इससे वो लड़ेंगे, तू उससे दिया जला ले। और सनी देओल भी कहता है हाँ हाँ इसको तेल दे दो, और वो बावर्ची उसको कनस्तर भर के तेल दे देता है। भाई इतना सा तेल चाहिए ना दिए को जलाने के लिए, इतना सारा तेल दे देता है। उस बॉर्डर 1 में याद होगा, मंदिर के वहां पे आके एक शेल गिरता है और फिर एक इंडियन आर्मी का सोल्जर उसको उठा के शेल को फेंकता है और इस चक्कर में शहीद हो जाता है। वो सीन काफी इमोशनली हिट किया था उस टाइम पे। इन्होंने सोचा ये भी वहां से चुरा लेते, क्योंकि अपना स्क्रीन प्ले तो इनसे लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे भी हगा इन्होंने। मंदिर और दिए के पास आके शेल गिर जाता है लाइव। तो जो भाई कनस्तर भर के तेल ले गया था ना दिया जलाने के लिए, वो मंदिर और दिए के ना दीवार के उस पार होता है, मतलब वो इस गिरे हुए शेल से अच्छी तरह बच सकता था। बच के वो 2-4 पाकिस्तानी और मार देता, शायद हमारे 4-5 सोल्जर्स को गोली लगने से बचा लेता, लेकिन नहीं, रिलीजियस एंगल डालने के लिए एब्सोल्युटली इमोशनलेस और सेंसलेस है ये। वो टाप के आता है, वो बच सकता था, अपनी प्लाटून की मदद कर सकता था, वो टाप के आता है और शेल को उठा के वहां फेंकता है और बेकार में मारा जाता है। हाउ डू यू इवन कम अप विद सच स्टूपिड शिट? Sorry for laughing. हाउ डू यू थिंक आवर सोल्जर्स फंक्शन ऑन द बैक? This is फिल्म में आहान शेट्टी ridiculous. की जितनी ह्यूमन बॉडी को अपेंडिक्स की जरूरत होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है वो फिल्म में। पूरी पिक्चर में आहान शेट्टी के एक्सप्रेशन एकदम पता किसके जैसे है, सीताफल के जैसे। और इसके सारे के सारे शॉट्स और स्क्रीन टाइम को हद से ज्यादा चॉप कर रखा है। उसको देख के ऐसा लगता है कि ना ही ये इंटरेस्टेड है फिल्म के स्क्रीन प्ले में, ना ही इसको समझना है इसका क्या कैरेक्टर है। ही लुक्स एब्सोल्युटली जोन्ड आउट। और इसके शिप वाले एक्शन शॉट्स शुड गो डाउन इन बॉलीवुड हिस्ट्री एज सम ऑफ द वर्स्ट एवर। वॉरशिप का साइज कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा। संदेशे आते हैं गाने में, शिप के हल पे 15-20 लोग खड़े कर दिया क्रू के, पूरा का पूरा हल भर गया। शिप के हल के ऊपर खड़े हो गए ये सारे क्रू वाले, ऐसे खड़े होते हैं जैसे खिड़की से हाथ निकाल रखा हो गाड़ी की खिड़की से। इतना सा शिप लग रहा है और वो सामने लग रहे हैं इतने बड़े बड़े शिप पे खड़े हुए। इन्होंने लिटरली टॉय RC शिप्स यूज करे हैं और उनको एक एंगल से शूट कर लिया और बाकी CG से कर दिया, और इतना गंदा लगा है वो पूरा का पूरा सेगमेंट।
बाय गॉड। एक शॉट में आहान शेट्टी पानी में डूबे हुए अपने एक क्रू मेंबर को जाता है और उसकी नब्ज चेक करता है। अबे पानी में डूबे हुए आदमी मरा है या नहीं मरा, उसकी नब्ज चेक करनी पड़ेगी तेरे को, या उसके नाक से एयर बबल निकल आएगा। शिप का सोनार नहीं चल रहा तो सोचो वो They कैसे don't चलेगा। even see इन्होंने that. दिखाया कि नेवल इंजीनियर्स की इनकॉम्पिटेंसी है, वो सोनार ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन आहान शेट्टी का कैरेक्टर पता क्या करता है, एक पेंटिंग निकालता है जो उसकी बेटी ने बनाई होती है, वो माँ दुर्गा की होती है, वो सोनार के ऊपर लगाता है, अगले शॉट में सोनार ठीक। यार मतलब मैं क्या 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 आगे चलते हैं। शिप के इनसाइड्स इंटीरियर देख लोगे ना, बाय गॉड सर पीट लोगे। इन्होंने गोंद लगा के, फेविस्टिक लगा के, फेविकॉल लगा के बटन लाल पीले हरे चिपका रखे हैं, उनमें लाइटें जल रही हैं। 1980s की फिल्में देखोगे ना, उसमें लैब बनाते थे, शाकाल की लैब आ गई, वैसी लैब लग रही थी, वो INS लग ही नहीं रहा था। सुनील शेट्टी का मां शक्ति शाकाल वाला की लैब। बॉर्डर 1 में से आइकॉनिक डायलॉग हर किसी को याद है। आहान शेट्टी को जबरदस्ती दे दिया वो रिक्रिएट करने के लिए, और वो भाई इतना क्रिंज है ना, इतना क्रिंज है दैट हैज टू बी द क्रिंजिएस्ट शॉट इन द फिल्म। आहान शेट्टी की यूनिफॉर्म में शर्ट पे जो बैज लगा होता है नाम का, वो बैज नहीं है, इन्होंने कागज काटा रेक्टेंगुलर और उस पे नाम लिख दिया उसका और उसको चिपका दिया ग्लू से। नेवल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म देखना तुम, इसमें इतनी डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया है ना उन यूनिफॉर्म्स को, मेरा खून खोल रहा था देखते हुए। एक एयरफोर्स बेस पे इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सैकड़ों Are you किलोमीटर कोई serious? पर नहीं मार सकता। लेकिन फिल्म में ये दिलजीत प्रोजेक्ट भाई फिल्म से है? मिलने आते हैं 3 बच्चे रोज, वो भी फेंस के इस तरफ। और फेंस पता है कैसे है कि दिलजीत उसके ऊपर से टाप गया, कुछ शॉट्स में दिलजीत उससे लंबा हो जाता है फेंस से, एक घूसा मारेगा फेंस गिर गया। ये इंडियन आर्मी की एयरफील्ड्स, एयर स्ट्रिप्स की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर दिलजीत बीइंग अ ह्यूमन उस फेंस के ऊपर से कूद रहा है तो चूतियों उस तरफ से भी तो कोई पाकिस्तानी कूद के एयरबेस के अंदर आ सकता है। एयरबेस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, AA गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। हमला होते हुए दिखाया है, एक एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन का नामो निशान नहीं है इंडियन एयरबेस पे। हर वॉर में एयर स्ट्रिप्स को सबसे पहले बचाया जाता है बॉम्बिंग से, क्योंकि अगर बॉम्बिंग के बाद एयर स्ट्रिप उड़ गई तो प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, और एक्टिव बॉम्बिंग के दौरान प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते, एयर प्रेशर बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो कंड्यूसिव होनी चाहिए प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए वो बदल जाती हैं। लेकिन ये तो दिलजीत पाजी है, इनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो ये अपने प्लेन में बैठते हैं और टप्पा मार के बॉम्बिंग चल रही है प्लेन उड़ा के ले जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है इंडियन एयरफोर्स की इस फिल्म के अंदर। वर्टिकल ड्रॉप डेड बॉम्बिंग होती है एक चीज, जब प्लेन उड़ता है ऊपर से बम छोड़े जाते हैं ना, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करे जाते हैं क्योंकि वो मूव Right. नहीं करते। दिलजीत चलते प्लेन में से Oh, ड्रॉप no. डेड वर्टिकल बॉम्बिंग दूसरे पाकिस्तानी फाइटर प्लेन के ऊपर कर देता है। अबे चूतियों, दोनों प्लेन वेलोसिटी अलग है, बम की अलग है, बम नीचे निकल जाएगा, प्लेन आगे भाग जाएगा। दिलजीत हीरोइज्म चोदने के Of चक्कर course. में अपना O2 मास्क हटा लेता है चलते प्लेन में से, और उसके बाद सुनो बात है, डायलॉग चुद रहे हैं साथ में, दोनों ऐसे क्रूजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान वाला और वो भी, दोनों ने मास्क हटा लिया, हाँ तू मरेगा मैं मरूंगा तू मरेगा। अबे अबे नियर वैक्यूम होता है उसके अंदर, वहां पे ईवैक सिस्टम होता है जहां से ऑक्सीजन आती है जाती है, वो हटा कैसे लिया तूने। वरुण धवन जो अपनी एक्टिंग के लिए ट्रोल हुआ था ना, एब्सोल्युटली सही हुआ। हरियाणवी भाषा की बाय गॉड जो ऐसी तैसी करी है इसने फिल्म के अंदर, आवाज भारी करता है, करना है जाना है, बस ये है इसका हरियाणवी एक्सेंट फिल्म के अंदर, और इसका जहां मन करता है वहां नॉर्मल दिल्ली वाली हिंदी पे स्विच हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में तुम्हारे को 2 ताऊ दिखेंगे जो इससे मिलने आते हैं वरुण धवन से, वो ज्यादा अच्छी हरियाणवी जाट भाषा बोल रहे थे इससे। एक तो ये भागता पता नहीं कैसे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को लेने भाग रहा है क्या फिल्म के अंदर, इतना अजीब लग रहा है, हंसी आती है इसको भागते हुए देखता हुआ। वरुण धवन Just का imagining. इंट्रो शॉट सुन लोगे ना सर पकड़ लोगे। इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू होने वाला है, शॉट के अंदर क्या दिखाया जाता है कि भैया वरुण धवन अपनी टुकड़ी के साथ और दूसरा पाकिस्तान अपनी टुकड़ी के साथ एक जगह पे इनका फेस ऑफ हो जाता है, जहां ये कॉमन पॉन्ड से पानी पीने आते हैं। अब दोनों जगह स्टैंड ऑफ हो जाता है, दोनों अपनी बंदूकें तान लेते हैं एक दूसरे की तरफ, तो जिसमें थोड़ा सा भी आधा ग्राम दिमाग होगा उसको क्या लगेगा, या तो अब गोलियां चलेंगी या तो दोनों एमिकेबली अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। लेकिन वरुण धवन का डूबता करियर भी तो बचाना है ना, फालतू का डायलॉग चुदवा के, तो सुनो ये करते क्या है। वरुण धवन एक स्टैंड ऑफ में अपने सोल्जर्स को बोलता है, इंडियन सोल्जर्स को, कि गन को कर लो नीचे। फिर ये क्या करता है, जाता है तालाब में उस तरफ जहां पे इनके ऊपर अभी भी गन्स तनी हुई हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, वहां जाके चीख के पता क्या बोलता है, मैं पता है कौन हूं, पाकिस्तानियों को बोलता है मैं पता है कौन हूं, मैं मेजर ये हूं, मेरा नाम बताओ, ये तो मेजर है ये तो वो है, चल सैल्यूट मार। पाकिस्तानी अपनी गन नीचे करके, उनके प्लेटून का जो वो होता है उनके साथ जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो भी कुछ नहीं कह रहा, सबने अपनी गन नीचे कर ली और ये सब उसको सैल्यूट मार के निकल जाते हैं वहां से। हु इज राइटिंग दीस थिंग्स एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड डज वन हैव टू बी टू एंजॉय दीस थिंग्स। एक शॉट में वरुण धवन अपने घुटनों पे होता है, सामने पाकिस्तानी टैंकों का कमांडर उसके सामने डायलॉगबाजी चल रही होती है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो मारने ही वाला होता है वरुण धवन को। पीछे से क्या आता है, एकदम ही सनी देओल एक आरपीजी फायर करता है और रॉकेट जो निकलता है ना वो क्लीन
सामने जो खड़ा होता है पाकिस्तानी, उसकी गर्दन को काटते हुए निकल जाता है। इन चूतियों ने ये तक पढ़ने की कोशिश नहीं करी कि आरपीजी का जो रॉकेट होता है वो कांटेक्ट में हल्का सा भी किसी से कांटेक्ट हो जाए तो वो फट जाता है, लेकिन ओके। उन्होंने क्लीन सर उड़ाते हुए निकल गया वो उसका। इसी शॉट में वरुण धवन आगे है, पूरी पाकिस्तानी टैंक प्लेटून उसके पीछे है, उसका कमांडर की तो गर्दन उड़ा दी और पीछे से वो आरपीजी पे आरपीजी चला रहा है, उनकी प्लेटून खड़े हुए देख रही है। भाई एक्शन कोरियोग्राफी के नाम पे मात्र एक शॉट है ट्रेंचेस में वरुण धवन लड़ रहा होता है जो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है, बाकी कुछ भी नहीं। वरुण धवन की खराब एक्टिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। एक शॉट में पता लगता है उसको, उसके बाद सूचना आती है कि आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ वॉर में मारे गए, तो ये ना तमतमा सा जाता है। इसको डायरेक्टर ने बोला होगा कि भाई थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील कर, पता नहीं क्या कर रहा है बाहर जाके, हंसी सी आने को हो जाती है इसकी शक्ल देख के। और Oh, I'm imagining him like that. जाके भाई ऐसे सैल्यूट मारता है और यहाँ से तिरंगा दिख रहा है। जबरदस्ती का पेट्रियोटिज्म ठूसा हुआ है शॉट्स में, जहां पे नहीं भी होगा ना वहां भी इन्होंने काट के लिखा होगा स्क्रीन प्ले में, यहाँ पे डाल। बॉर्डर 1 में जो फैमिलियल टाइज दिखाए गए थे, जो फैमिली की तरफ से इमोशंस जागरूक करे गए थे कि भैया सेपरेशन होती है, अभी अभी शादी हुई है, बीवी होने वाली है या बच्चा होने वाला है, वो सेपरेशंस ब्लॉक्स एंड पीसेस में दिखाई गई थी। एक वॉर स्टोरी इन्होंने नियरली 1.25 घंटा डेडिकेट कर दिया, वो भी 2 लव स्टोरी दिखाने के लिए, प्राइमरीली किसकी, दिलजीत और वरुण धवन की। आहान शेट्टी को यहाँ भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला, उसको यहाँ भी वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही ट्रीट किया गया है। और बाय गॉड इतनी भद्दी एडिटिंग है ना इस पूरे के पूरे सीक्वेंस की कि तुम टॉगल नहीं कर रहे वॉर के बीच में या फिर उनको याद आ रहा है, पूरा 1.25 घंटा इनकी लव स्टोरी ही चली जा रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा वॉर पिक्चर खत्म हो गई, रोमांटिक ड्रामा शुरू हो गया। बॉर्डर 1 में जब जाते हुए लम्हों चलता था ना, जब तुम्हें देखने को मिलता था कि वो सेपरेशन अपनी बीवी से, अपने लव्ड वन से हो रही है, तो आंखों से आंसू आ जाते थे। I am still having goosebumps just thinking about that movie. आंसू तो छोड़ दो, अगर तुम्हारे को ये भी फील हो जाए ना कि हाँ यार बहुत दुख हो रहा है, वो भी नहीं होगा। सिर्फ मोना सिंह ने एक्टिंग करी है इस फिल्म के अंदर, और वरुण और आहान शेट्टी की इतनी खराब एक्टिंग है कि दिलजीत की बिलो एवरेज एक्टिंग भी अच्छी लग रही है। दिलजीत और आहान शेट्टी के कैरेक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा वीएफएक्स और सीजीआई का काम था, जहां पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से कब किया, और इसी के चलते ये ट्रोल भी हुए थे टीजर और ट्रेलर रिव्यू में। और उसके बाद इनको अब भी पता था कि यहाँ पे हम जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो सकते हैं, तो इन्होंने करा क्या, ये सुनो। ज्यादा सीजीआई और वीएफएक्स वर्क ना दिखाना पड़े, ये दोनों कैरेक्टर्स को आनंद फानंद में जल्दी में मार देते। आप में से काफी लोगों को ये पता होगा, बहुत सारे स्टेट्स में अर्ली मॉर्निंग शोज कैंसिल कर दिए थे इन्होंने, और जो पहला शो था वो 8:30-9 की बजाय 11 बजे कर दिया था। ये पता क्यों था? क्योंकि रिलीज के मिडनाइट तक इनका सीजीआई और वीएफएक्स वर्क ही टचअप नहीं हुआ था, ये छुपाने में लगे हुए थे जो इन्होंने गलतियां करी थी। इसलिए जो पहली रील्स थी वो 11 बजे के आसपास पहुंची थिएटर्स के पास। इनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, इनके जितने प्रॉप्स इन्होंने यूज करे हैं एज गन्स, वेपन्स, जो भी ले लो, वो इतने पुअर क्वालिटी के थे कि वीएफएक्स टीम के कुछ लोगों ने, वो नाम मैं उनका नहीं ले सकता, ऑफ कोर्स उनकी नौकरी चली जाएगी, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, और मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं यहां पर, और इनको पढ़ लेना पॉज करके कि किस कंडीशंस में इनसे काम कराया गया, और सारा ठीक रहा, इनके सर के ऊपर फोड़ दिया। वरुण धवन को फिल्म में गोली लगती है सबसे चूतिया तरीके से। बैटलफील्ड पे ऑन गोइंग वॉर में बेसिक सी ट्रेनिंग होती है हर सोल्जर के पास कि तुम्हारे को ढक करके रहना है, तुम्हारे को बॉडी आर्मर पहनना है, तुम्हारे को ऊपर एक हेलमेट लगा के चलना है। ये भाई साहब एक शॉट में वो आ जाएंगे वापिस, वो पीछे ही खड़े हैं, वो आ जाएंगे वापिस, पीछे कमर पे गोली लग जाती है, ठाए से गिर जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि इसको गोली लग गई तो ये मरेगा, नहीं भाई, खड़ा होता है एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म भूल जाता है ये पूरे के पूरे, इस फिल्म का डायरेक्टर, इस फिल्म का प्रोड्यूसर, कि इसको गोली लगी है। कोई मेडिक आके उसको ठीक नहीं कर रहा, गोली को बंद नहीं कर रहा, जो लैसरेशन हुई है उसको बंद नहीं कर रहा, ब्लीडिंग नहीं रोक रहा है, वो लड़ रहा है। भाई भूल गया उसकी कमर पे गोली लगी थी, लास्ट तक उसको गोली लगी थी कोई पता ही नहीं है, वो खड़ा होकर लड़ रहा है, बस लगी हुई है गोली तो क्या हो गया। वरुण धवन का एक डायलॉग ऐसा नहीं है पूरी की पूरी फिल्म के अंदर जो तुम्हारे को मूव कर दे, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस मिड भी नहीं है, इतनी खराब है स्क्रीन प्रेजेंस थ्रू आउट कि तुम्हारे को लगेगा ये सूटेड ही नहीं है इस रोल के लिए, इसकी कास्टिंग ही गलत है। एक पाकिस्तानी बंकर से एलएनजी फायर आ रही होती है, तो वरुण धवन उसकी तरफ दौड़ता है, ग्रेनेड डालता है एलएनजी बंकर के अंदर, और पता क्या करता है, उस बंकर के ऊपर ही लेट जाता है, नीचे धमाका हो रहा है। अबे ऐसे कौन रोकता है, बंकरों को फोड़ता है। फिल्म में फीमेल लीड्स का कोई काम ही नहीं है मोना सिंह को छोड़कर, बाकी बेकार में ही रखी हुई है, सिर्फ आंसू बहाने के लिए और छोटे से एक दो मुंह जगह पे लिप्स हिलाने के लिए बस। फिल्म में सनी देओल का बेटा शहीद हो जाता है। होता क्या है कि कोई भी सोल्जर अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी यूनिट के, उनके प्लाटून के ही कुछ लोग जाके उनके घर वालों को बताते हैं, ये सूचना देते हैं। इन्होंने क्या किया, उसके बेटे की क्या यूनिट थी, क्या था, कुछ नहीं बताया। एक पैरा कमांडो, मरून बेरे का बंदा जा रहा है, पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस जाके इन्फॉर्म कर रहा है, उसका क्या लेना देना उससे। फिल्म में इसका बेटा, सनी देओल का बेटा 61 में इंडियन आर्मी में एनलिस्ट करता है, 65 में शहीद हो जाता है। इतने सालों में, 4-5-6 सालों में तो कोई पैरा कमांडो भी नहीं बनता, तो फिर क्यों आ रहा है आपके घर पे एक मरून बेरे सोल्जर, एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा, ये सूचना देने के लिए। सीजीआई और वीएफएक्स एक इंटेग्रल
इंटेग्रल पार्ट है, ये एक वॉर फिल्म है, इंटेग्रल पार्ट है वो इस फिल्म का, और वो पूरा का पूरा दंडनीय तरीके से खराब है। लेकिन अभी भी तुम्हारे को चार चूतिया जो 500 रुपए से लेके 5000 में बिक गए, ये बोलते सुनाई दे जाएंगे यूट्यूब पे। अगर सीजीआई को निकाल दो, इसको निकाल दो तो अच्छा ही है। अबे सीजीआई इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ वॉर फिल्म। चिकन बिरयानी में से चिकन निकाल के बोलता है कि चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया थी। लाइटिंग सेटअप तक खराब है इनका फिल्म के अंदर, हार्श लाइटें पड़ रही हैं, एक्ट्रेस के मुंह पे कहीं से भी बम फट रहा है, लाइट कहीं जा रही है, शैडो कहीं जा रही है, एक नहीं मल्टीपल शॉट्स। इस फिल्म में से सनी देओल को निकाल लो और फिल्म से बॉर्डर 2 का नाम निकाल दो और रिलीज कर दो एज इट इज इस फिल्म को किसी और नाम के साथ, ना इसकी पूरी की पूरी फिल्म को जूते पड़े इंटरनेट पे मेरा नाम बदल देना। और फिल्म के क्लाइमैक्स में इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, अभी और भी वो पढ़ ही रही है भी जूते सिर्फ और भाई। सिर्फ नॉस्टैल्जिया को बीच में डालने के लिए जबरदस्ती। क्लाइमैक्स में सनी देओल और मोना सिंह गुरुद्वारे जाते हैं साथ में। गुरुद्वारे में किसकी विजन आती है सनी देओल को, वो सुनो। सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और पुनीत इस्सर की। और ये चारों ही क्यों दिखते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे फर्स्ट बॉर्डर 1 के। लेकिन इन गधों ने ये सोचा ही नहीं, टेक्निकली सनी देओल जो इस कैरेक्टर है, सनी देओल का जो बॉर्डर 2 में कैरेक्टर है, उसका बैटल ऑफ लोंगेवाला से कोई लेना देना नहीं है। सनी देओल जो बॉर्डर 2 में एग्जिस्ट करता है, उसको पता भी नहीं है वहां पे कौन से सैनिक लड़ रहे हैं, तो उसको बॉर्डर 1 वाले लोगों की विजन कहां से आ जाएगी और क्यों आएगी। इनसेनली स्टूपिड है वो क्लाइमैक्स का शॉट, और लोगों को खड़ा करके उनके ऊपर डी एज करके अक्षय खन्ना की और सुनील शेट्टी की फोटो लगा रखी है बस, और दिखता है तुम्हें गर्दन अलग हिल रही है, मुंह अलग हिल रहा है। जेपी दत्ता साहब की बॉर्डर को तुम अगर आज भी स्टडी करोगे ना, आज भी अगर तुम उस फिल्म को देखोगे ना, द वेपन्स, द एमिनेशंस, द टैंक्स, द प्लेन्स एंड So realistic. एवरीथिंग वाज क्रिएटेड रियल टाइम। और इस फिल्म में चोरी चकारी करने के लिए इन्होंने हर चीज नकली बनाई और पूरे इंटरनेट और यूट्यूब पे खरीद लिया 99.99% रिव्यूज को। सबकी एक सेम स्क्रिप्ट है, कोई भी फिल्म में ग्लेयरिंग मिस्टेक्स ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे को क्रिस्टोफर नोलन जैसी आंख होनी पड़ेगी देखने के लिए। ग्लेयरिंग सिंपल मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहा है और क्या बोल के फिल्म को बेच रहा है, ये फिल्म एक इमोशन है। Emotion. ये फिल्म आप इमोशन से देखो, इस चीज को मत देखो, उस चीज को मत देखो, इसको देखो। कल से तुम्हारे को Gaslighting. गिनाने लग जाएंगे, इतनी कमा गई ये पिक्चर, उतने की कमा गई ये पिक्चर, और इस बात पे कंप्लीटली मिट्टी डाल दी जाएगी, पर्दा कर दिया जाएगा इस बात पे कि इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब है और इस फिल्म में इंडियन आर्मी सोल्जर्स की क्या रिप्रेजेंटेशन। इस फिल्म के मेकर्स बड़े ही बेशर्मी से पेट्रियोटिज्म को बेचते हैं, बड़े ही बेशर्मी से इनकॉम्पिटेंट इंडियन आर्मी सोल्जर्स को दिखाते तो हैं ही, लेकिन वो लोग जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पैसा लेकर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले रहे हैं और इस फिल्म के बारे में झूठी तारीफों को पेल्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखना, इस फिल्म के मेकर्स के साथ साथ तुम भी इस देश के जवानों के बलिदान को बेच रहे हो। बॉर्डर 2 इज एन एब्सोल्यूट मॉकरी, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग एंड एब्सोल्युटली पुअर पोर्ट्रेयल ऑफ द बैटल ऑफ बसंतर इन 1971। इस रिव्यू से ज्यादा ऑनेस्ट और इस रिव्यू से ज्यादा एक्सपोजिंग और टेक्निकली साउंड रिव्यू इस फिल्म का तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगा। और ये करने के लिए अब मेरे अगेंस्ट धड़ल्ले से अगले 2-3 दिन तक चलेंगे कैंपेन्स ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो भाई मैं एक बात ठोक बजा के कह दूं, तुम सब की गैल पार्ट लेना भाई मेरा जो पार्ट सको, लेकिन मेरा जमीर भारी नहीं होगा सोने से पहले कि मैं अपने देश के सैनिकों के The most बलिदान को important बेच रहा thing. हूं। और हाँ, एक बात और सोचना कि अगर कुछ एंटी नेशनल है तो वो ये फिल्म है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सारे के सारे पीआर कैंपेन जिनके एक्सपोज करने वाला हूं मैं दबा के। तब तक देखते हैं होता क्या है, मिलते हैं अगली वीडियो में। Oh, this sounds ridiculous. मैंने नहीं देखी है तो yes, I was just imagining every single thing that the way he's narrating the story. I'm like, okay, fine. इस तरह से मतलब क्या बोल रहे हो तुम? What do you even mean by वो बैच चिपकाया है पेपर से? Like स्कूल के प्रोजेक्ट पे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत तुम काम करते हो. This is like a big huge hit Bollywood film का sequel. After years it's coming. और अभी तो यार हमारे पास कितने सारे we have so many things available जो उस टाइम पे नहीं थी. 1997 is like only 2 years after I was born. Like that's long time back. And yet they had to create so many sets. They had so much of realism in it. The reason वो emotion थी वो movie is because it was so real. People felt every single emotion. People sympathized, people empathized. दो नहीं जा रहे लड़ने के लिए, वो अगर बाहर है तो वो उनको फील हो रहा है, अगर वो लड़ रहे तो उनको उनके तरफ से भी फील हो रहा है, बिकॉज सो नेचुरल एंड सो वेल डन. एंड लाइक आई एम सेइंग, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स एवरी सिंगल टाइम आई थिंक अबाउट दिस मूवी. Even today संडे से आता है, it was, what do you mean, like 1997? I think I saw that movie around when I was 4 years, 5 years, not exactly when it was released क्योंकि मैं 2 साल की थी, but I remember uh, knowing and learning those songs because I have been to dance and choreographing since I was a kid.
एंड हमारे यहाँ जब भी स्कूल में फंक्शंस होते हैं ऑन 25th, don't hit me for this, on 26th and 15th, and every single time something like that has to be performed, this was a staple song that we would always choreograph and we would always do. So obviously for that reasons as well, I know it, and it's like ingrained in my memory. और उस टाइम तुम्हें क्या समझ आता है एज अ 5 year old, 6 year old, you don't understand, but yet after seeing that film, if I could feel so much, and I still remember how I felt for the first time listening to that song, listening to that whole uh, seeing that whole movie and seeing that whole song multiple times. Even just I was seeing to work it out in my own feeds. That's how good it was. जिसको पता भी नहीं है what exactly it is, what it means, right now I can understand, of course. To make something like this, I haven't seen the film, but the way he's saying that bad, not one good thing he has to say for it. और मैं हमेशा बोलती हूँ, I'm gonna say it repeatedly over and over again. You should, and definitely you have the freedom to have to be including certain things जो लॉजिकल नहीं है, या फिर showing the aura और heroism of the hero and heroine जो भी है, बट देख के करो कौन सी मूवी में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, कहीं पे भी मत घुसाओ. Just makes no sense at all. And I'm glad that we found Shan just so that the reviews, sure जो रोस्ट होते हैं और जो रिव्यू में रोस्ट आते हैं, those are funny, and वो बात अलग है, दैट्स एंटरटेनमेंट. बट दिस थिंग्स आई नेवर न्यू, मैंने वॉर टू में भी वही बताया था, आई डो नॉट नो मच अबाउट द आर्मी एंड द पर्टिकुलर थिंग्स दैट दे यूज़ और ये सब रिसर्च. अगर if he as a reviewer is doing this research, as a movie maker you can't do this much, seriously. I just wanted to say that I'm glad, I'm grateful that we found this chance, that I'm learning so much more about this. And I'm yesterday also like थोड़ा बहुत time as I was searching a bit after War 2 का, because मुझे जानना था और उसके बारे में, because मुझे नहीं पता है, I do not know about it. And also any of these kind of videos or documentaries I would surely love to watch, but sometimes my mental state isn't the best, so I do not want कि मैं ऐसे कोई चीज़ देखूँ जिससे मुझे mentally affect करे and then I'm like depressed the whole day. And yes, these kind of things are like that, it kind of hits you, so I do not go much into it, and that's why I never went into it that much. But I am really really curious getting to know more about it. I think सबको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, so I'm glad I'm getting to learn from this. But what do you mean by they did not even do 1% of research of this? वो भी अभी रिलीज हो रही है. अगर यही मूवी 97 में रिलीज होती, 1997 में, एंड उस टाइम ऐसा उन्होंने ब्लंडर्स किए होते, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज उस टाइम इतना था भी नहीं हमारे पास. एंड नॉट मेनी पीपल ऑल्सो वर seeing other movies around the world or globe or anything like that to compare to anything. Like last time I said, a lot of things and a lot of movies were probably copied or inspired from other countries, या फिर हॉलीवुड है, कहीं पे भी बॉलीवुड में ही. ऐसा नहीं है, lot of things have also been copied from Bollywood, let me be clear about that, but we also do a lot of it. but अच्छे से करो, ठीक है, it's okay, you can just call anything an inspired film if it is an inspired film, or even a remake if it's a copy, but अच्छे से ढंग से तो कर सकते हो. That's on you, right? I don't know. By him saying this, I don't feel like I want to go and watch this movie, because मुझे लगता है कि मेरा जो first horror का experience है वो पूरा ruin हो जाएगा उससे. It's just Dhurandhar is back. Like it's not back. It is on Netflix right now. Finally, it's here, so I can just rewatch that again. I really loved it, and I didn't get time उसके बाद फिर से देखने जाने के लिए. उसके बाद मैंने एक भी movie नहीं देखी है. But yes, that. I don't even know what's happening with us. I mean, सुधरना चाहिए ना, इतने सारी अच्छी चीज़ें मिल रही है उसके बाद, तो हम क्यों ऐसे, why are we like अधोगति क्यों हो रही है प्रगति की जगह. And like he said at the end, conscience is a very very important thing. It's nothing wrong to have paid reviews, ठीक है, but I don't think it should be saying a script as an influencer, as a barter, or as a paid model. I do also have such kind of deals happening कि आपको ये प्रोडक्ट है, आपको ये प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, एंड वी आर रिव्यूइंग, तो वी नेवर हैव कि रिव्यू में ये बोलना है, रिव्यू तो मेरा होता है. इट्स लाइक अच्छा, ओके, आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक, हाउ डू आई फाइंड दिस वीडियो क्या हो रहा है, हाउ डू आई फाइंड दिस लिपस्टिक, इट्स ऑन मी.
वो मुझे नहीं बता सकते, एंड आई विल नेवर टेक समथिंग जो मुझे बताएँगे। वो मुझे वही बताएँगे ये लिपस्टिक की क्या-क्या ख़ासियत है, व्हाट्स द क्वालिटीज़, दैट्स फिक्स्ड एंड दैट आई हैव टू से इट। That's what's it written in the script. बाकी what is my review, it's my thing because that's everything is different for everyone else. मुझे ये अच्छी लगी, मुझे ये मॉइस्चराइजिंग वाली लगी, मेरे कलर अच्छी लगी, मेरे पे अच्छा लग रहा है, इंडियन स्किन टोन पे अच्छा लग रहा है, it's my thing. That is never said and that should never be said. If that's said कि तुम यही बोलो अच्छा अच्छा, then yes, your conscience, you are really selling a wrong thing to someone who can, maybe who trusts your review, who trusts you, will take that, buy it, and have some really negative effect on themselves. That's on you. So if you have a little bit of conscience, तो अगर तुम paid review भी कर रहे हो, पे कर रहे हो, क्योंकि usually not people review everything, but उनको अगर पेमेंट मिल रही है तो वो रिव्यू करेंगे, बट वो रिव्यू होना चाहिए ऑनेस्ट ऑफ व्हाट दे थिंक अबाउट दैट मूवी. I don't know how people sleep with with such guilty conscience, but ठीक है. And I again apologize for saying 25th. Like मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे उधर-उधर बोल दी. मैं I don't know because I don't really script it out, right? I am saying right now जो भी मेरे दिल में और दिमाग में आ रहा है. I'm little bit more on the emotional end at this point right now. But yeah, I mean 26th and 15th. But I've done a lot, and this movie has always been very special for me. I don't know if I'm gonna watch this. If you have watched this movie, let me know what do you think. And even if you have something to say, जो शान को agree नहीं करते, if you have seen it, मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं agree करती हूँ नहीं करती हूँ यहाँ पे. But let me know, and I'll see you guys next time. Bye, very love you.